ये कल का सबसे बड़ा हेडलाइन होने वाला था, पर ये हेडलाइन जीवी सरकार ने तय कर लिया है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक में चुनावों की घोषणा की जाएगी। अच्छा है, सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा। जो कल ही नियुक्त किए गए थे 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनका भी मोहर छाप लग जाएगा इस शेड्यूल में और कल इसकी घोषणा होगी। पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी 5:30 बजे चैती भूमि पहुंचेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। अभी जैसा मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, साथ ही साथ बेंगलुरु में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, जहां वो कांग्रेस पार्टी के श्रमिक न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं उसकी घोषणा कर रहे हैं। अब तक हमने किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की है, नारी न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है, युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है और आज अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बेंगलुरु में श्रमिक न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा कर रहे हैं। और कल यानी कि 16 तारीख को 1 बजे को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष बेंगलुरु में ही हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमारी 5 गारंटियों की घोषणा करेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय के स्तंभ थे: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और सभी 5 न्याय को लेकर हर एक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं। कल देंगे हिस्सेदारी न्याय को लेकर, पर कल शाम तक ये पूरा पैकेज गारंटियों का पूरा हो जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये मानकर चल सकते हैं कि 5 साल, अगले 5 साल के लिए जो सरकार बनेगी उसकी घोषणा, चुनाव की घोषणा कल हो रही है। 5 साल, 5 न्याय, 25 गारंटियां, यही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा। 5 साल, 5 न्याय, 25 गारंटी, ये कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने दिया है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को लेकर। तो मैं समझता हूं भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पद यात्रा था, वो हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण था। 145 दिन राहुल जी और 200 भारत यात्री चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक मणिपुर से लेकर इम्फाल से लेकर मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। ये भी हमारे देश की राजनीति के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण होगा। ये एक आंदोलन है, ये वैचारिक यात्राएं हैं। दोनों यात्रा वैचारिक यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है और ये यात्रा लंबे समय तक चलती रहे। ऐसी यात्राएं
होती रहेंगे, राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, जिले के स्तर पर ये होती रहेंगी। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव हम लड़ते रहेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, वो वास्तविकता है। पर ऐसी यात्राएं जिससे पार्टी की विचारधारा में स्पष्टता आती है, ऐसी यात्राएं जिसके माध्यम से हमारे नेताओं को एक मौका मिलता है जनता के बीच में जाने का और अपना संदेशा पहुंचाने का, ये बरकरार रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र का चरण, जो अंतिम चरण था, जो नंदुरबार में शुरू हुआ और कल मुंबई में समाप्त होने वाला है, ये हमारे लिए एक बूस्टर डोज के माफिक है। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी महाराष्ट्र में हमारी संगठन की ओर से कुछ कदम नहीं छोड़े गए, बहुत सफलता हमने हासिल की। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं में एक नई जान और नई शक्ति आई, और वही हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी देख रहे हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा 5 साल 5 न्याय 25 गारंटी, यही रहेगा हमारा जवाब ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ, जो द्वेष फैलाने वाली राजनीति है, जो नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, जो ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देने वाली विचारधारा है, उसके खिलाफ हमारा 5 साल 5 न्याय 25 गारंटी का वादा होगा। इसके अलावा आज एक और 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं जिस पर चर्चा हो रही है मीडिया में, मैं उसका जिक्र भी करना चाहता हूँ। कल तो चुनाव की घोषणा की जाएगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर दोहराऊँगा कि विपक्ष पार्टियाँ, इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन की पार्टियाँ, हम ये नहीं समझ सकते कि क्यों 10 महीनों से चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक निष्पक्ष संस्था है, 10 महीनों से चुनाव आयोग ने इंडिया जनबंधन के पार्टियों से मिलने से इनकार किया। किसके दबाव में आकर इनकार किया है मैं नहीं जानता हूं, आप समझ सकते हैं। हमारी एक ही मांग रही है पिछले 10 महीनों से कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर ये ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन हो गया है, इससे बचने के लिए 100% कागज का ट्रेल हो, यानी कि वीवीपैट का इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हम उसको आगे ले चल रहे हैं, और हमारी यही मकसद है कि हम चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम, एक दस्तावेज पेश करें। हम कोशिश कर रहे हैं मई 2023 से, पर हमें कोई मौका नहीं मिला है उनसे मिलने का। ये संवैधानिक संस्था, ये निष्पक्ष संस्था में हमारा विश्वास टूट रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष की पार्टियों की जो मांग है, जो चिंता है, चुनाव आयोग मौका नहीं देगा हमको सुनवाई के लिए, तो हमारे लोकतंत्र के लिए तो जरूर खतरा है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश आए हैं, हम उसका भरपूर स्वागत करते हैं।
हम पहले से ही कहते थे, 7 साल से हम कहकर आ रहे हैं कि इलेक्टरल बॉन्ड से चुनावी फाइनेंसिंग के लिए कोई पारदर्शिता नहीं आने वाली है। इसका भारी दुरुपयोग हो सकता है। और जो जानकारी कल रात को इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर डाला, उसका हमने कुछ विश्लेषण भी किया। अभी सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों में बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ रुपया मिला है इलेक्टरल बॉन्ड के रास्ते से। सिर्फ इलेक्टरल बॉन्ड के रास्ते से। बीजेपी के लिए कई रास्ते हैं, सिर्फ इलेक्टरल बॉन्ड के रास्ते से 6,000 करोड़ रुपया मिला है। वो 4 गुना ज्यादा है अगर कांग्रेस की से तुलना करें, 4 गुना ज्यादा है। और हमने जो लिस्ट दिया गया है कंपनियों का, जिन कंपनियों ने इलेक्टरल बॉन्ड खरीदी है, उसका हमने काफी विस्तार से विश्लेषण किया है और हम 4 नतीजे में पहुंचे हैं, जिसका जिक्र मैंने आज सुबह भी किया है। इस पर चर्चा हो रही है, मैं उसको दोहराऊंगा। ये जानकारी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि चंदा दो धंधा लो, बिल्कुल साफ है। जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्टरल बॉन्ड खरीदा है। जिन कंपनियों की प्रशंसा नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में किया है, वही बड़े चंदादाता निकले हैं इलेक्टरल बॉन्ड के द्वारा। तो पहला, चंदा दो धंधा लो, ये बिल्कुल साफ है। दूसरा, हफ्ता वसूली बिल्कुल साफ हो गया है इस लिस्ट से कि जिन जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़े गए हैं, आरबीआई छोड़ा गया है, आईटी छोड़ा गया है, सीबीआई छोड़ा गया है, वही कंपनियां भारी मात्रा में इलेक्टरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो हफ्ता वसूली, पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली। तीसरा बिंदु जो है, जो बिल्कुल साफ हो जाता है इस लिस्ट से, कि ऐसी कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिनको काम मिला है, ठेके मिला है, टनल का, ब्रिज, पुल का, हाईवे का, सड़क का, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कुछ ही महीने बाद ये इलेक्टरल बॉन्ड खरीदते हैं। और चौथा, ये शेल कंपनी, खोखले कंपनी जो होते हैं, इसका भारी इस्तेमाल किया गया है। इन खोखले कंपनी के असली मालिक कौन है हमें पता नहीं है, हम अनुमान लगा सकते हैं। पर इस खोखले कंपनी के द्वारा इलेक्टरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और इसका भारी लाभ बीजेपी को ही मिला। तो पहला, चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट लो और पैसा दो, यानी कि किकबैक, सीधा घूस, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं आपको बॉन्ड खरीदूंगा, आपको पैसा मिलेगा। और चौथा, ये जो खोखले कंपनी से चंदा आ रहा है, ये भी साबित हो जाता है। तो सवाल उठता है कि कल की जानकारी के आधार पर आप ये नहीं कह सकते इस बॉन्ड से बीजेपी को पैसा मिला है, इस बॉन्ड से कांग्रेस को पैसा मिला है, इस बॉन्ड से एनसीपी या शिवसेना को पैसा मिला है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उन्होंने कहा है कि बॉन्ड का जो नंबर होता है, उसको भी आप प्रकाशित करने की जरूरत है। मैं समझता हूं 1-2 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने बॉन्ड खरीदा और उस खरीद से कौन सी पार्टी को
फायदा हुआ। ये बिल्कुल साफ हो गया। पर एक चीज मैं कहूं, आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके मन में क्या गुजर रहा है, आपके सवाल कैसे उठते हैं। आप कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ, बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपया मिला और आपको 1,400 करोड़ रुपया मिला। ये बात सही है, हम इनको इनकार नहीं कर सकते, हम पीछे भाग नहीं सकते। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बड़े बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बंदरगाहों के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट, हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार दे रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकें या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। यही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर। उनको 6,000 करोड़ रुपया मिला है, ये एक ही रास्ता है। कुछ नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया होगा, वो ही जानते होंगे। पर ये कहूंगा मैं कि चुनाव शुरू करने के पहले ही बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कांग्रेस के खिलाफ। 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? खाताबंदी। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया है। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। चुनाव प्रचार से लड़ा जाता है, विचार से लड़ा जाता है, पर पैसों की भी खर्ची होती है प्रचार के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खाताबंदी की जा रही है और ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इससे हम लड़ेंगे, इससे हम डरेंगे नहीं। हालांकि हमारी जो संस्थाएं हैं वो आज निष्पक्ष नहीं हैं। हम हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट से हमें राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनके दरवाजा हम खटखटाएंगे। पर ये जो सारे प्रयास हो रही है हमें कमजोर करने की, हम समझते हैं विचार के आधार पर, हमारे 25 गारंटियों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जरूर जनादेश मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, एक एक करके प्लीज। किस पार्टी ने देश को संविधान दिया ये बताइए? बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो यह संविधान असंभव था। यह कांग्रेस पार्टी का योगदान है, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। और इस संविधान के स्तंभ क्या हैं? सामाजिक न्याय, आरक्षण, पंथ निरपेक्षता। यही तो बदलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी,
इसीलिए 2/3 बहुमत मांग रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करें और मोदी के संविधान लाएं। तो सवाल का जवाब दे दिया यार मैंने। हाँ जी, मैंने कहा है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, कल जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वेबसाइट पर, उससे हमें ये पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल किस पार्टी ने किया है, किस पार्टी को फायदा हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये पूरी जानकारी प्रकाशित होनी चाहिए, मैं समझता हूं ये जब ये जानकारी आएगी तब उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन कौन से पार्टियां किन किन इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा उठाई है। तो कल की जानकारी अधूरी जानकारी थी। हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि भारत एकमात्र ऐसा देश, महत्वपूर्ण देश है, लोकतंत्र है, जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और ये ईवीएम बनाते हैं बेंगलोर के एक पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के कार्यकर्ता या अधिकारी डायरेक्टर हैं। इसको छोड़िए, ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट होना जरूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति को विश्वास हो कि जब वो बटन दबा रहे हैं वो असली बटन दबा रहे हैं। कई लोगों का अनुभव है, कई लोगों ने कहा है हमें, साहब हमने तो पंजे पर दबाया था पर बत्ती निकली कमल के फूल पर। ये अलग अलग राज्यों में कई लोगों का अनुभव रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पेपर ट्रेल हो, ताकि जो मतदाता हैं उनको पूरा विश्वास हो कि उनका वोट सही तरीके से रजिस्टर हुआ है। तो वीवीपैट को लेकर हमारी एक ही मांग है। हम मई 23, 2023 से ये मांग कर रहे हैं। हमें 15 मिनट दीजिए, हम एक आपको दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। जो आप करेंगे आपका निर्णय होगा। आप सर्वोच्च संस्था हैं, संवैधानिक संस्था हैं, पर हमें मौका तो दीजिए। बात करने से इनकार कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्यों डरे हुए हैं हमें मिलने से? डरो मत, मैं कहूंगा सीईसी को, डरो मत। आपका जो रोजगार आपको दिया गया है वो खतरे में नहीं है अगर आप हमसे मिलेंगे। 15 मिनट के लिए आप मिलिए, वो भी नहीं मंजूर है इनको। तो क्यों डरे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, कौन डरा रहा है, कौन धमकी दे रहा है कि इन पार्टियों से मत मिलो वीवीपैट के मामले में? हाँ जी, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो आंकड़े सामने आ गए, उसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 2019 का मामला है, जब उन पर ईडी की रेड पड़ी थी। उसके बाद में उन कंपनियों ने कुछ इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे जांच की मांग करेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने पिछले 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, कल के लिस्ट में 4 तरीके के कंपनी हैं। 4 तरीके के कंपनी हैं। पहला जो कंपनी जो इस कैटेगरी में आता है, चंदा दो धंधा लो, यानी कि बॉन्ड बेचा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा कंपनी है हफ्ता वसूली, जिनके खिलाफ ईडी का रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है या धमकी दी गई है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। तीसरा कैटेगरी कंपनी ये है जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए घूस देते हैं सीधा। और चौथा कैटेगरी है जो शेल कंपनी, वो कंपनी नहीं है, वो खोखले हैं। खोखले कंपनी को इस्तेमाल किया गया है चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए। मेरे विचार में ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये जिस तरीके से
हमारी जांच एजेंसियों की दुरुपयोग की गई है, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है धमकी देने के लिए, मैं समझता हूं कभी हमारे देश में नहीं हुआ। हाँ, देखिए अभी पूरी जानकारी तो आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे लिए तो खुला ही है, सबके दरवाजे खटखटाएंगे। अभी तो एक ही दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ईसी का दरवाजा हमारे लिए बंद है। हाईकोर्ट में जानते हैं, हाईकोर्ट में से हम राहत नहीं मिलती है, तो हम दरवाजा खटखटाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जनता के बीच में जाकर जनता को अवगत कराएंगे कि इनके साथ धोखा हुआ है। हाँ जी, कुछ 7 महीने पहले मैं पूर्व पर्यावरण मंत्री हूं, मैं वर्धमान जगह गया, वो पोर्ट देखा हूं, कई साल पहले गया था, अभी नहीं गया हूं, कई साल पहले गया था। मैं जानता हूं कि यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के मछुआरे, हजारों लोग इस बंदरगाह के खिलाफ हैं। और मैंने स्पष्ट कहा है कि सुनवाई के बिना पर्यावरण की अनुमति कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। पब्लिक हियरिंग होना जरूरी है, सबको सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। पर मोदी सरकार के समय पिछले 10 साल मैं कह सकता हूं, ये पब्लिक हियरिंग जो है, जो हमारे कानून में हमारा प्रावधान है, 1986 का कानून है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पब्लिक है वहां हियरिंग नहीं होता है, और जहां हियरिंग है वहां पब्लिक नहीं है। ऐसे ही इनको अनुमति दी जाती है। हम इस बंदरगाह के खिलाफ हैं। मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है, हम आदिवासियों और मछुआरों के परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से, और खास तौर से ये देवेंद्र फडणवीस का बड़ा योगदान है इस प्रोजेक्ट में, जबरदस्ती ये बंदरगाह प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। जनता से विचार विमर्श होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने तय किया कि यहां बंदरगाह होगा और बंदरगाह वहीं होगा। समझ गए? हाँ जी, 400 क्यों पार करेंगे, ये बात समझिए। 400 इसीलिए पार करेंगे ताकि संविधान को वो उखाड़ कर फेंकेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का योगदान ठुकराएंगे, नया संविधान आएगा। यही तो मोदी की मानसिकता है, इसीलिए 400 सीटों से ऊपर की बात कर रहे हैं। मोदी खुद नहीं बोलते हैं, पर दूसरों से बुलवाते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका एक पुराना नारा है, हालांकि गलत नारा है। यहां ना बोलूंगा पर दूसरों से बुलवाऊंगा। ये उनके आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि नया संविधान चाहिए। ये सांसद ने कहा है, बीजेपी सांसद ने कहा है, कई सांसदों ने कहा है संविधान बदलना चाहिए। तो ये 400 लगा के रखे हैं, एक ही मकसद है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना। ओके, लंच इंतजार कर रहा है आपका। 75 साल से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी आई, इसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी बड़े बड़े नेता, संविधान बनाने में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। 70 साल में कंपनियां लगाए गए। कल मैं नासिक में था, नासिक में HAL लगाया गया था 1964 में।
जब यशवंतराव चौहान रक्षा मंत्री थे, और आज एक व्यक्ति पूछते हैं 70 साल में आपने क्या किया, मैं उनको कहूँगा नासिक आइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री देखिए जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है। तो ये सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो संपत्तियां को बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेच रहे हैं। और किन को बेच रहे हैं? सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी, सारे बंदरगाह एक ही कंपनी, सारे माइनिंग एक ही कंपनी। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। और उसके ऊपर वो सवाल करते हैं, जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपका विजन क्या है। मैं कहता हूं आज जो आर्थिक विकास हुआ है हमारे देश में, जो तरक्की आई है, जो सामाजिक न्याय बढ़ा है, जो सशक्तिकरण हुआ है, जो फैक्ट्रियां लगी हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां लगी हैं, ये सॉफ्टवेयर सुपर पावर बना है, ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है। हरित क्रांति, किसने हरित क्रांति, कौन जिम्मेदार थी हरित क्रांति के लिए? इंदिरा गांधी। काले कानून के लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी। श्वेत क्रांति कब आई? कांग्रेस के समय। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं ये राजनीतिक सवाल है, पर वास्तविक है। आपने मुझे पूछा है, मुझे कोई इतराज नहीं है आप पूछे हैं, पर जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है। और कांग्रेस पार्टी का योगदान को मिटाने में जो हमारे प्रधानमंत्री ओवर टाइम लगे हुए हैं ना, उनका एक ही मकसद है, नेहरू को बदनाम करना, कांग्रेस पार्टी का बदनाम करना, और खुद जो करते हैं, जो गलत काम करते हैं उन पर पूरी तरीके से वो अपना चुप्पी नहीं तोड़ते। मैं एक ही बात कहकर खत्म करूंगा। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को एक क्लीन चिट दे दिया। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने चीन को क्लीन चिट क्यों दिया? किसके इशारे पर दिया आपने? आज भी चीन हमारे सीमा, न केवल हमारे सीमा बल्कि हमारे लद्दाख में जो जमीन हमारा है वहां बैठी हुई है। और 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई बाहर से आया है, न कोई जमीन हमारे जमीन पर बैठा है। ये ऐसी प्रधानमंत्री की मानसिकता। न्याय का हक मिलने तक।